हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लर्नर का मेरे यूट्यूब चैनल एम.के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे चैप्टर 7 दिख रहा है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 का लेसन 7 है और इस लेसन 7 का नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। इसके पहले हम लोगों ने 6 लेसन को कवर किया हुआ है बड़े ही डिटेल में। आप लोग उन वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो, एसएससी बैंक, रेलवे हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये एनसीईआरटी बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई जा कर के उन सारे चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं लेसन 7, जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। जैसा कि जंतुओं और पादपों में परिवहन और जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से आपको बताया गया है। क्योंकि परिवहन का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल में क्या होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे हम लोग अपने घर से विद्यालय जाते हैं, तो घर से विद्यालय की ओर जाना क्या कहलाता है? वो परिवहन कहलाता है। अब वो परिवहन जो होता है वो किसी माध्यम के थ्रू होता है। जैसे हम लोग घर से विद्यालय में जाते हैं, तो आपका विद्यालय यदि दूर है तो आप किसी साधन से जाएंगे, जैसे बस हो गया, टैक्सी हो गई, साइकिल हो गया, बाइक हो गया। तो इन सब के द्वारा आप लोग अपने घर से विद्यालय जाएंगे। आपका विद्यालय यदि पास में है तो आप लोग पैदल ही जा चले जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जंतुओं और पादप में जो परिवहन होता है वो किस चीज़ का परिवहन होता है? तो जंतुओं और पादप में जो परिवहन होता है वो भोजन का परिवहन होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो परिवहन होता है वो भोजन का परिवहन होता है, और उस भोजन का परिवहन होने के लिए माध्यम भी होता है। और वो माध्यम क्या बनता है? हमारे शरीर में पाए जाने वाली परिवहन तंत्र, और उस परिवहन तंत्र के अंतर्गत आती हैं धमनी और शिरा, और उसको सपोर्ट करता है हमारा हृदय। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो धमनी है, शिरा है, हमारा जो हार्ट है, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म में इसको हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कौन सा तंत्र बोला जाता है? इसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो आइए इसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले रक्त को समझने का प्रयास करते हैं कि रक्त क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और वह तरल संयोजी ऊतक जो होता है वो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। और क्या करता है? यह पचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का कार्य करता है। इसके अलावा फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। क्या? फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो इस प्रकार रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है। यानी कि रक्त क्या करता है? भोजन को छोटी आंत से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाने में भी कार्य कर सकता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य ही रक्त ही करता है। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। तो रक्त एक तरल से बना हुआ है, ठीक है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या होता है? रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आरबीसीज कहते हैं। ठीक है, तो जो आरबीसीज होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे शरीर में।
चूँकि ये आरबीसीज जो होते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएँ होते हैं, इनका जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। ठीक है, कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। लाल रंग किस वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, तो जो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में होता है तो वो दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ठीक है, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। यहाँ पर जो हीम होता है, ये हीम और एक रंजक होता है, अर्थात एक डाई होता है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो अपने बालों को काला कराने के लिए डाई का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीम जो होता है वो डाई होता है, अर्थात रक्त को रंग देने का कार्य होता है। और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। ठीक, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो कैसा होता है। इसमें परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में यहाँ पर जब हार्ट है तो यहाँ से यहाँ, 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 प्रत्येक स्थान पर ब्लड को सर्कुलेट होना रहता है। और ब्लड के साथ जो है, यानी कि ब्लड के साथ जो होता है, ब्लड के साथ हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो भी परिवहन होता है हमारे पूरे शरीर में। ब्लड प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिल करके ये कार्य करते हैं। तो जो ब्लड होता है वो ये परिवहन करता है, और किसको लेकर? ऑक्सीजन को लेकर। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहीं पर याद दिया गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। ठीक है, उसी प्रकार से रक्त में एक अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, यानी WBC होती हैं। अब हम लोग WBC के बारे में चर्चा करते हैं। WBC ऐसे लिखा जाता है। WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है। क्या विकसित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है। और हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। कौन? WBC। तो इस प्रकार से जो WBC होते हैं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई हानिकारक रोगाणु है तो उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का कार्य करता है WBC। WBC को वाइट ब्लड सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है साहब, और आगे हम लोग देखते हैं। यही बात यहाँ भी दी गई है कि रक्त में अनेक प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। इसी प्रकार के से आपके सामने एक स्टूडेंट के बारे में दिया गया है कि बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटनों में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे रंग का एक थक्का जम गया।
यह देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार के कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या बोला जाता है? उन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। PLA प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो प्लेटलेट्स होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये शरीर है, ठीक है, हमारा ये शरीर है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हम गिर गए और हमको यहाँ पर चोट लग गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लड का फ्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये होता है कि ब्लड का फ्लो वहाँ रुक जाता है। ब्लड का फ्लो रुकने का कारण होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी पाई जाती हैं। वे कोशिकाएं क्या करती हैं, जिस स्थान पर कटा हुआ है वहाँ पर एक जालनुमा एक संरचना बन जाती है, और वो जालनुमा जो संरचना होती है वो रेड कलर का दिखाई देता है। और जालनुमा संरचना क्या कार्य करता है कि जिस स्थान पर कटा हुआ है, जिस स्थान पर घाव हुआ है, वहाँ पर एक जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिसमें जो RBCs होती हैं, वहाँ पर जो RBCs होती हैं वो जाकर वहीं फंस जाती हैं, और हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। इस प्रकार से प्लेटलेट्स जो होती हैं रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या करती हैं प्लेटलेट्स? हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं रक्त वाहिनियाँ। हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनी, ठीक है, एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। हम लोग धमनी की बात करते हैं तो धमनी की जो संरचना होती है वो मोटी होती है, ठीक। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, धमनी की जो संरचना होती है वो मोटी होती है, ठीक है। धमनी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। धमनी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। धमनी जो होती है बहुत ही मजबूत होती है, यानी सॉलिड मजबूत होती है, सॉलिड हम लोग बोल सकते हैं, सॉलिड। धमनी जो होती है बहुत ही सॉलिड होती है। इसकी वजह क्या है कि धमनी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। धमनी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ होता है, और यही कारण है कि धमनी फ्लेक्सिबल भी होती है, मोटी भी होती है और मजबूत भी होती है, ठीक है। इसमें बीच में कोई रुकावट नहीं होती है, ये बिल्कुल सीधे एक ही दिशा में निरंतर ब्लड का फ्लो बनाए रखती है। इसके विपरीत हम लोग शिरा के बारे में बात करते हैं। शिरा जो होता है वो हमारे शरीर में जो पाया जाता है उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा पतला होता है, ठीक है। शिरा में क्या खासियत है कि इसके बीच बीच में कुछ कुछ स्थानों पर ऐसे काटनुमा संरचना भी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए धमनी जो होती है, धमनी में एक प्रेशर से ब्लड का फ्लो हो रहा है, लेकिन शिरा में क्या होता है, एक प्रेशर से ब्लड का फ्लो नहीं होता। यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे यहाँ तक ब्लड आया, यहाँ तक धीरे धीरे उसका ब्लड फ्लो स्लो हो गया, लेकिन जब वो इस काट को पार कर गया तो ये ब्लड वापस ना लौटने पाए, इसके लिए यहाँ पर एक काटनुमा संरचना पाई जाती है। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर इस काट को क्रॉस कर गया, तो क्रॉस करने के बाद ये पुनः फिर वापस ना लौटने पाए, इसके लिए यहाँ पर एक काटनुमा संरचना पाई जाए। इसी तरीके से ये जो काटनुमा संरचना पाई जाती है ये यही कार्य करता है कि ब्लड को वापस उल्टी दिशा में फ्लो होने से रोक देता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात हम लोग धमनी और शिरा के बारे में जानते हैं कि जो धमनी होती है, धमनी जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। धमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट से बॉडी में ब्लड का फ्लो करती है धमनी। जो धमनी होती है, ब्लड का जो फ्लो होता है हार्ट से बॉडी की ओर होता है, यानी शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड का फ्लो होता है। वो भी कैसा? शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है? शुद्ध ब्लड फ्लो होता है।
लेकिन वही हम लोग शिरा की अगर हम बात करते हैं तो शिरा में क्या होता है कि शिरा जो होती है, शिरा में जो ब्लड का फ्लो होता है वो अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है? अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है जो शिरा होती है, शिरा में पहली बात अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, और दूसरी चीज़ ये अपशिष्ट पदार्थों के साथ पुनः वापस लौट आती है। कहाँ पर? हार्ट में। किस लिए? शुद्ध करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बात हम लोग आप लोग बता दें कि जो धमनी होती है, धमनी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड का फ्लो होता है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो। लेकिन जो शिरा होता है, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड फ्लो। यानी कि जो धमनी होती है उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन जो शिरा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का फ्लो होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यही बातें यहाँ बताई गई हैं कि शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः शोषण के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों यानी फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही साथ कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से आप फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, एक होती है धमनी और एक होता है शिरा। समझते, धमनियाँ जो होती हैं हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब वही लचीला। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, आपने इस प्रकार से कर सकते हैं कि अपने हाथों में ये इस जगह पर अगर आप पकड़ेंगे तो आपको जो धमनी होती है उसकी स्पंदन की गति की जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या जो होती है वो स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में ऐसे अन्य भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों को इस सारणी में लिखिए और आंकड़ों की तुलना भी कीजिए। और आगे हम लोग देखते हैं कि वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, वे शिराएँ कहलाती। इसी के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा भी की थी। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग इस हार्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा साइकिल दी गई है। ये फेफड़ा हो गया हमारा, और फेफड़ा, ये फुफ्फुस धमनी हो गया, ये शिरा हो गई। ठीक है, ये फुफ्फुस शिरा हो गया, धमनी हो गई है। यहाँ पर केशिकाएं हो गई, यानी महीन महीन धागोनुमा वेन्स की जो संरचनाएं होती हैं उन्हें केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अच्छा, चित्र 7.3 में देखिए, क्या आपको धमनियाँ एवं अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। पहली ने समझाया कि फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त ले जाती है। पहली ने समझाया कि फुफ्फुस जो होती है धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा
ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ठीक है, हम लोग आगे रक्तदान के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल के साथ सुरक्षित रखा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय के बारे में एक बेसिक जानकारी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा ये हृदय हो गया। ठीक है, हमारा ये हृदय है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हृदय की जो संरचना होती है, हम लोग अपने अंगूठे को अंदर की ओर बंद करके मुट्ठी जब बंद करते हैं तो उसी प्रकार की संरचना होती है, अर्थात हृदय की संरचना हमारे बंद मुट्ठी के आकार की तरह होती है। हृदय में 4 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 4 खंड होते हैं। हमारा हृदय 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो कोष्ठ होता है आलिंद होता है। क्या होता है? आलिंद। इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो निलय होता है, इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फेफड़ा हमारा जो होता है, इसके ऊपर ऐसे फेफड़ा भी होता है। ठीक है, अब फेफड़ा से यह रक्त इस प्रकार इसमें आता है और यहाँ पर ये पूरे प्रोसेस की क्रिया होती है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से ये बाहर आ जाता है, फिर यहाँ से अंदर चला आता है ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है हमारे हृदय के दाईं ओर, और जो बाईं ओर होता है वहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब आलिंद से निलय के बीच में 3 वाल्व होते हैं दाहिनी ओर, और बाईं ओर क्या होता है? आलिंद से निलय की ओर 2 वाल्व होते हैं। तो जहाँ पर 3 वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व, जहाँ पर 2 वाल्व होते हैं उसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं एक बार। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य कर सकता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है। असंभव प्रतीत ही नहीं होता बल्कि असंभव है। फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम रक्त के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा जो हृदय होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका हुआ रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप अर्थात साइज लगभग आपके मुट्ठी के बराबर ही होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। ऊपरी 2 कक्ष जो होते हैं उसको आलिंद बोला जाता है और निचले 2 कक्ष होते हैं उसको निलय बोला जाता है। कक्षों के बीच का विभाजन यानी दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के परिवहन की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में पंप होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। फेफड़ा से रक्त आया, ये यहाँ पर फुफ्फुस द्वारा ये धमनी है, और यहाँ पर केशिकाओं द्वारा पूरे शरीर में फ्लो हुआ ब्लड का, फिर धीरे धीरे यहाँ सिरा से होते हुए
उसके बाद हृदय में फिर आई और फिर यहाँ से फेफड़े में फिर चली आई। तो इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। ठीक है, हम लोग हृदय स्पंद की बात करते हैं। तो हृदय स्पंद क्या होता है, हृदय स्पंद क्या होता है, ये बात आती है कि हृदय स्पंद क्या होता है। हम लोग हृदय स्पंद के बारे में बात करते हैं। हृदय स्पंद जो होता है हमारे हार्ट का क्या होता है, धड़कन होती है। क्या होती है, धड़कन होती है। और ये जो धड़कन होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, जीवन पर्यंत। ठीक है, हृदय स्पंदन में हमारी जो धड़कन है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन किसी कारणवश हमें यदि कोई तकलीफ़ होती है, कोई समस्या होती है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है एक मशीन के द्वारा हमारे हृदय की धड़कन को चेक करने की कोशिश करते हैं। और वो जो मशीन होती है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या बोला जाता है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, एक सिरे में ऐसे चपटे नुमा संरचना पाई जाती है, वो तार से जुड़ा हुआ रहता है और तार से जोड़ने के बाद आगे चलकर फिर एक कान में लगाने के लिए 2 पॉइंट दिए गए रहते हैं और कानों में हृदय की धड़कन को हम लोग बड़े ही स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। और जो धड़कन होती है वही हमारा हृदय स्पंदन कहलाता है। सामान्य वयस्क मनुष्य में हृदय का जो स्पंदन होता है, यदि हृदय की जो धड़कन होती है वो 72 से 80 बार धड़कती है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है क्रिया। ठीक ठीक। और आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 उनका जीवन काल था, नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि शरीर के रक्त वाहिनियों में जो रक्त है वो दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। और आगे हम लोग एक जानकारी साझा करते हैं कि बूझो जानना चाहता है कि जिन जीवों में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है तो उनमें ये भोजन ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है और वे कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें बिना परिसंचरण तंत्र के ऐसी क्रिया होती है। तो बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। तो स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब आइए अब हम लोग जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आपको हम बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने ये बात की थी कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है, परंतु उनसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और वे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के लिए जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे शरीर के लिए
हानिकारक होते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों के हानिकारक होने की वजह से उनका बाहर निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। यदि ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं निकले तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार से जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग समझते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, कैसा होता है। ठीक है, तो रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। क्या करना पड़ता है? रक्त को छानने की आवश्यकता पड़ती है और रक्त को छानने की व्यवस्था हमारे शरीर में वृक्क अर्थात किडनी या उसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं, उसके माध्यम से होता है। हमारी जो किडनी होती है, समझिएगा, हमारी जो किडनी होती है वो बीन्स के आकार की होती है। कैसी होती है? बीन्स के बीज के आकार की होती है और इसमें छोटे छोटे महीन क्या होते हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इन्हें नेफ्रॉन्स कहता है। एक किडनी में लगभग 15 करोड़ से अधिक नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानने की क्रिया होती है। और ये जो है नेफ्रॉन्स जो होते हैं, महीन महीन नलिकाएं जो होती हैं, केशिकाएं जो होती हैं, ये नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। और यही जो है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये इन्हीं को छान करके वो अपशिष्ट पदार्थ को मूत्रवाहिनी में इकट्ठा कर देते हैं। कहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं? मूत्रवाहिनियों में, मूत्रवाहिनियों नहीं, मूत्राशय में इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं एक बार। यह व्यवस्था यानी रक्त को छानने की व्यवस्था वृक्क अर्थात गुर्दे में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है तथा जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र जो होता है वो मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ये हमारी वृक्क है यानी किडनी है, और किडनी से छन करके ब्लड, जो हानिकारक ब्लड है, वो मूत्रवाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और हमारे ब्लड में जो फायदेमंद वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे ब्लड में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर जब मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ता और मूत्र से हमारे शरीर से बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, यही क्रिया होती है। कोई भी वयस्क जो व्यक्ति होता है सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 या अर्थात 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में लगभग 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ठीक, मूत्र में क्या होते हैं? 95% जो होता है वो होता है जल, जो 2.5% होता है वो होता है जो 95% जो होता है 95% होता है जल, 2.5% जो होता है वो होता है यूरिया,
और 2.5% अन्न में जो होते हैं वो अंदर अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है कि 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद पाए जाते हैं। या हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना यानी स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। लवण का मतलब नमक होता है। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? तो हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़ों में बचा शेष पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क जो होते हैं यानी किडनी जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण होता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन यानी डायलिसिस की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जंतुओं में शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया में या अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत यानी सफ़ेद रंग का यौगिक यानी यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। अब हम लोग आगे देखते हैं और पढ़ते हैं कि पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। जिस प्रकार से मानव में परिसंचरण तंत्र होता है उसी प्रकार से पादपों में भी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, तो पादपों में परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो पौधा होता है इस प्रकार से, ठीक है, ये पौधे की संरचना है। ठीक है, और इस प्रकार से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में अंदर की ओर उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसमें महीन महीन क्या होते हैं, रोए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? महीन महीन रोए पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें तने भी पाए जाते हैं, तनों से अन्य शाखाएँ भी निकली रहती हैं। ठीक है, उसमें पत्तियाँ भी लगी हुई होती हैं। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पौधों में परिवहन किस प्रकार होता है। तो पौधों में परिवहन किस प्रकार होता है, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पादप मूल यानी जड़ द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। किसके द्वारा खनिज और जल का अवशोषण करते हैं? मूल के द्वारा। अब मूल कहाँ पर उपस्थित होता है? तो पौधों की जड़ों में होता है। और इन मूलों को हम लोग मूल रोम के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं।
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? तो पादपों में किस प्रकार से परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पादप बने होते हैं, अर्थात पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। तो जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। जो वाहिकाएं होती हैं वो विशेष कोशिकाओं से बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती हैं, जो किसी जीव के किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। और उसी प्रकार से पौधों में फ्लोएम भी पाया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक बार समझते हैं। तो जो जाइलम होता है उसको हम लोग जैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, जो हमारा फ्लोएम होता है उसको हम लोग, जो हमारा जाइलम है उस जाइलम को हम लोग जैसे प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा फ्लोएम है उसको हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो जाइलम होता है वो पौधों की जड़ों में उपस्थित जो मूलरोम होते हैं यहाँ से खनिजों और जल का अवशोषण करता है, और जल का अवशोषण करने के पश्चात वह ऊपर की ओर पौधे के विभिन्न भागों में उन खनिजों और जल का परिवहन करता है, और उन खनिजों और जल का जो इस्तेमाल होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जो जाइलम होता है खनिजों और जल को पौधों के तनों से होते हुए उसकी पत्तियों में पहुंचा देता है। पत्तियों में रंध्र उपस्थित होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इस प्रकार से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के पश्चात पौधों में भोजन का निर्माण होता है, और वह जो भोजन का निर्माण हो जाता है तो वो भोजन संपूर्ण पौधे के प्रत्येक पार्ट में पहुंचाने के लिए एक वाहिनी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक वाहिनी की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। और ये जो फ्लोएम होता है वो बने हुए भोजन को, अर्थात पके हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम का पौधों में कार्य होता है, और ये जाइलम और फ्लोएम पौधों के परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। जो जाइलम होता है वो पौधे में जो कार्य करता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कठिन परिश्रम के साथ कार्य करता है। अर्थात जड़, पौधे की जड़ के मूल रोम से जल और खनिजों को सोखना, और सोखने के बाद तने के माध्यम से ऊपर की ओर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। इस प्रकार से जो जाइलम होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, ये पौधे में जो जाइलम और फ्लोएम है उसके संरचना के बारे में स्पष्ट रूप से इस वही बातें बताई गई हैं जो अभी आप लोगों को हमने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है कि पौधों की पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, और उन्हीं रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्पोत्सर्जन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जंतुओं और पादप में परिवहन समाप्त होता है। आपने क्या सीखा इसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और समझने में भी हमें आसान लगे, इसके लिए हम लोग इसके जो छूटा हुआ पार्ट है कि आपने क्या सीखा, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में ही हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल एमके क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे, आप लोगों तक नए नए वीडियो बनाते रहें और पहुंचाते रहें। ठीक है, मेरे पास जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी जानकारी को साझा कर रहा हूँ। हमसे जो बन पड़ रहा है मैं वो आपके लिए मदद कर रहा हूँ। हमारे पढ़ाने में जो कोई त्रुटियाँ हो रही हों, कोई समस्याएं आ रही हों, तो हमारी उन त्रुटियों को कमेंट में आप लोग अवश्य लिखें और मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का हमारा लेसन समाप्त होता है। आपने क्या सीखा, ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, तब उसके बाद का चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।